फ़ोन को मैंने निकाला और हाथ में ऐसे पकड़ लिया। मैंने सोचा कि ये फ़ोन मेरा जो था साइकिल पे ऐसे लगा हुआ था, एक बैग होता है हम लोग का, वहाँ पे मैप चलता है, तो ये फ़ोन उनको निकालने की कोशिश की, अभी नहीं निकाल पाए वो, और वो फ़ोन हाथ में था, पूरे ज़ोर से नहीं छीन पाए। हाँ, देखिए अब थोड़ा सा यूनिक लगता है ना सर, साइकिल पे फ्लैग लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, एक अलग, आप रोड पे चलते हो तो आपकी एक अलग छवि दिखती है, तो लोग देखते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है, तो लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग आपको वहाँ डिमोटिवेट भी करेंगे एकदम से। मैं कभी क्लास में खड़ा होकर कभी कोई मैं छुपता था टीचर्स, कहीं कुछ पूछ ना लें, मैं आता सब था लेकिन बता नहीं पाता था। नमस्कार, मैं शिवम द गोरखपुर टाइम्स से। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के नौका विहार के पार्क में। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरे हुए हैं पूरी तरह से। आज ये गोरखपुर आए हैं, इनसे हम लोगों ने समय मांगा है। हमारे साथ मौजूद हैं ये। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद द गोरखपुर टाइम्स को, बिकॉज़ एक टाइम था जब मैं शुरुआत करा तभी गोरखपुर टाइम्स ने सपोर्ट किया था, और अभी भी गोरखपुर आया तो सबसे पहले आप ही लोग मुझे मिले, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबको बता दूं, मैं शिवम पटेल, आप मुझे फ्लाइंग शिवा के नाम से सोशल मीडिया में जानते हैं। एंड करेंटली मैंने अभी अचीवमेंट जो लिया है वो मेरा अचीवमेंट है एवरेस्ट बेस कैंप एंड काला पत्थर को 18 ईयर्स ओल्ड में क्लाइम करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मेरा था वो था कि मैं साइकिल से पूरे इंडिया का ट्रैवल 17 ईयर्स ओल्ड में फर्स्ट यंगेस्ट साइकिलिस्ट हूँ जो कि भारत के राज्य और राजधानी को, मैक्सिमम इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को और उसके कैपिटल सिटी को कवर किया था साइकिल से। शुरू से थोड़ा सा हम आपके संघर्ष की कहानी भी सुनना चाहेंगे। ये तो आपकी सफलताएं हैं जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से थोड़ा संघर्ष की कहानी बताइए, आपकी शिक्षा जो शुरू हुई वहाँ से थोड़ी सी कहानी सुनाइए आप। और देखिए हम लोग बहुत एक तरीके से देखा है तो पिछड़े एरिया से बिलोंग करते हैं। महाराजगंज जिला आज के टाइम पे तो बहुत डेवलपमेंट के बारे में अगर देखा है तो रेलवेज़ भी वहाँ पे आ रहे हैं और बहुत सी सारी चीज़ें भी इम्प्रूवमेंट हो गई हैं, लेकिन अगर देखा है तो बहुत बैकवर्ड एरिया है। बिकॉज़ वहाँ पे कुछ टाइम पहले जहाँ पे मेरा घर है करौता, वहाँ पे जंगल वाला एरिया है, तो बिजली, नेटवर्क, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। बहुत चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता। अभी 2 साल से मेरे गांव में टावर है, नहीं तो दूसरे गांव में टावर कभी देख नहीं आते, तो टावर कैसा होता है, नेटवर्क नहीं आता था उधर, बहुत कम नेटवर्क थे और चीज़ें बहुत मतलब उस तरीके की नहीं थी जैसे अभी अब हम लोग इधर जी रहे हैं। अभी भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन कभी सुविधाएँ अभी आ गई हैं। तो शुरुआती दौर में मेरी स्टडी जो थी गाँव से चल रही थी। मैं घर का बड़ा लड़का हूं और मेरी फैमिली मुझे स्टडी फील्ड में बचपन से सपोर्ट किया है। बिकॉज़ मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, तो उनका मानना ये है कि पढ़ाई करके थोड़ा सा इसमें अच्छा करें। अच्छा, ये बताइए, ये जिस फील्ड को आपने चुना है बहुत ही हिम्मत वाला फील्ड है ये, कि अगर इंसान का मनोदशा ठीक ना हो तो ये फील्ड में नहीं जा सकता है। फैमिली का सपोर्ट था आपको शुरू में? देखिए शुरुआती दौर में तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था, बिकॉज़ मैंने बताया कि फैमिली स्टडी में बहुत सपोर्ट किया और सीबीएसई बोर्ड से मैं शुरू से स्टूडेंट रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ तक पढ़ाई कर चुके? मैंने 12th तक अभी स्टडी का इसी साल कंप्लीट किया है 12th। तो शुरुआती दौर से स्टडी में बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरा घर पड़ता है करौता में, मैं महाराजगंज ज़िले में आके पढ़ाई करता था, डेली बस से आता जाता था, तो उस फील्ड में बहुत सपोर्ट है। लेकिन इस फील्ड में मैं भी अभी 6 साल से इस फील्ड में हूँ। पहले से कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि इस फील्ड में जाना ही जाना है, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं होता है तब तक आप समझा नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे अभी 2 साल से उनको मैं प्रूव कर पाया हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और अभी सपोर्ट फुल जैसे कहूँ वैसे सपोर्ट है। बट वही है कि अभी फाइनेंशियली हर जगह हम लोग लटकते हैं कि किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के पहले, जैसा कि मैं गोरखपुर टाइम्स से पहली बार जब मिला था तो मेरा एक ही मोटो था कि मुझे स्पॉन्सर मिल जाए। अभी भी मैं किसी और के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो अभी भी एक ही मोटो है कि स्पॉन्सर मिल जाए, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट नहीं होते हैं। हमें अचीवमेंट तो लाने के लिए हमारे पास पूरी प्लानिंग डायरी भरी पड़ी है कि मुझे इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड करने, पूरी डायरी भर के रखा है मैंने, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो कॉस्टिंग होती है वो हमारे पास नहीं होती है। तो हमेशा उसी को लेकर प्रॉब्लम रहा है। और बस बाद में जब मैंने प्रूव किया कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, लोग पापा कहीं बैठते हैं तो मेरे बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलती है कि मेरा बेटा ऐसा किया, तो लोग मुझसे उसकी हाल चल ले रहे हैं, तो अभी सपोर्ट मिलता है। अभी तो ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में तो नहीं। अच्छा, आप जब पहली बार साइकिल लेके निकले थे वो समय याद है आपको? वो समय तो भूल ही नहीं सकता। यही गोरखपुर है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो मेरा जन्मभूमि है करौता और मेरा कर्मभूमि यहाँ गोरखपुर है। बिकॉज़ मैं जो कुछ भी आज हूँ वो गोरखपुर की बदौलत हूँ, क्योंकि गोरखपुर एक अहम भूमिका रहा है मेरे इस यात्रा में, मेरे इस पड़ाव में, जिस पड़ाव में मैं अभी जो वर्क कर रहा हूँ, जो भी अचीवमेंट लेके आ रहा हूँ,
बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया हूँ। यही गोरखपुर है जहाँ पे मैंने वेटर का काम किया है, यही गोरखपुर है जहाँ मैं हॉस्पिटल में गार्ड का जॉब किया हूँ, यही गोरखपुर है जहाँ मैं पहली बार बच्चों को कोचिंग पढ़ाया हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे किया है। और यही गोरखपुर है जहाँ से मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके आया। पहला दिन था, छठ वाला दिन था, छठ के दिन निकलना था लेकिन नहीं निकल पाया क्योंकि मैं हर साल दौरा लेके घाट पे जाता था। मुझे बहुत याद आई थी घर वालों की, मैं घर नहीं जा पाया था और घर वालों से मेरी बात भी नहीं होती थी। छठ एक इमोशन है। हाँ, वो बहुत इमोशन मेरी मम्मी 1996 से 1989 से शायद या 1985 के आसपास कभी से, मतलब 1996 के आसपास से मेरी मम्मी व्रत करती है छठ का। और मैं 2005 में जब से मतलब मैं हुआ उसके बाद से मतलब कंटिन्यू मेरे घर में बहुत बड़ा मतलब भव्य तरीके से मनाया जाता है। और जब से मैं बड़ा हुआ तब से मैं घाट पे दौरा लेके आता था। ऐसा पहला साल था जब मैं दौरा लेके घाट पे नहीं जा रहा था। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। छठ वाले दिन नहीं निकल पाया, दिवाली वाले दिन नहीं निकल पाया, उसके बाद में छठ का दिन आया, छठ के दिन नहीं निकल पाया। उसके एक हफ्ते बाद 1 नवंबर जब आया, शाम के 4 बज चुके थे, मुझे निकलने का हिम्मत नहीं हुआ था कि मैं भारत यात्रा पे निकलूं। मैं घर में पूरा दिन रोया, लेकिन शाम को जब मेरे मन में ऐसा है कि जब निकलना ही है तो निकलते हैं। उसके बाद मैं निकला राजघाट पुल के रास्ते, खलीलाबाद में रुका। उसके बाद में तो यात्रा स्टार्ट ही हो गया और चलता गया, अभी तक चल ही रहा है। लोग साथ देते रहे रास्ते पे। हाँ, देखिए अब थोड़ा सा यूनिक लगता है ना सर, साइकिल पे फ्लैग लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, एक अलग, आप रोड पे चलते हो तो आपकी एक अलग छवि दिखती है, तो लोग देखते हैं तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है तो लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग आपको वहाँ डिमोटिवेट भी करेंगे, आपको बहुत मतलब 60% ऐसे लोग शुरुआत में ऐसे मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन जब आप उनको इग्नोर कर दोगे ना, फिर आपको बस आपका लक्ष्य दिखेगा, आगे बढ़ जाओगे। तो रास्ते में जब आप चल रहे होंगे तो रात में रुकने का क्या प्रबंध होता था? पेट्रोल पंप इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी ट्रैवलर। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो पेट्रोल पंप सेफ होता है क्योंकि कैमरा होता है। सेकेंड थिंग, यूपी का बात छोड़ दीजिए क्योंकि यूपी में आपको हर जगह मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है रुकने का हर जगह व्यवस्थाएं हो जाती हैं। बट अलग स्टेट में जब आप जाते हो, जैसे साउथ इंडिया आप गए तो आपको यूपी बिहार वाले वहाँ मिलेंगे पेट्रोल पंप पे खास करके। तो वहाँ पे क्या होता है, खाने पीने का कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर तो आपका नॉर्मल है, अपना घर समझिए, लेकिन साउथ इंडिया में थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम होता है। तो पेट्रोल पंप पे बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा, पेट्रोल पंप हो गया, फिर पुलिस स्टेशन हो गया। पुलिस स्टेशन में जाके आप कैंपिंग कर सकते हो, परमिशन मिल जाती है। और यहाँ तो अगर अच्छे ऑफिसर्स हैं तो वो होटल दिला देते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ पेट्रोल पंप पे जाइए, कैंपिंग कीजिए, खाना वो लोग बनाते हैं, खाना मिल भी जाता है। और यहाँ तो ढाबा, जो रोड साइड ढाबा होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे ट्रक रुकते हैं, तो ट्रक वाले यूपी बिहार के ज़्यादा होते हैं, तो उनसे खाना मिल जाता है, उनके ट्रक में सो जाओ, डबल सीट होता है। तो कब मैक्सिमम होता है ट्रक के साथ होता है कंडक्टर, लेकिन कुछ ट्रक में नहीं होते हैं, तो वो लोग वहाँ सेटलमेंट करते हैं कि आज यहाँ सो जाना, तो वहाँ सो जाइए। साइकिल भी आपकी सेफ़ हो गई, ट्रक के अंदर पड़ी गई, और आप भी सो गए बढ़िया से, तो वो चीज़ें होती हैं। इतना संघर्ष है जीवन में, तब जाके आदमी सफल हो पाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाता है। तो भाई साहब देश की, अपने भारत देश की हर राज्य और हर राजधानी को साइकिल से घूम के आए हैं। पहली बार कोई लड़का, वो भी सबसे कम उम्र में। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर ये सब चीज़ें मैंने किया, अभी भी करने के प्लानिंग है। मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, अभी हाल फिलहाल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी चल रही है, और 1-2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नेपाल देश में है। मतलब 2 कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे पड़ोसी देश में जाके। तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अगर मैं कर पा रहा हूँ, मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे पापा, मम्मी, भाई बहन, और बस 5 लोग। दादा दादी? ना दादा दादी हैं, ना चाचा चाची, ना बुआ फूफा। बस आपका एकल परिवार? बाबा भी अकेले थे, पिताजी भी अकेले, हम 2 भाई हैं। तो अभी मेरा फैमिली जो है एक जॉइंट फैमिली है, बहुत ही मतलब छोटी फैमिली है, जैसे बहुत हम लोग साथ में रहते हैं। सबसे बड़े हैं भाइयों में? हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो जब आप घर से निकले, उम्र बहुत छोटी थी आपकी, कितनी उम्र थी उस समय? 14 साल। 14 साल की उम्र में साइकिल लेके निकले? साइकिल लेके नहीं, हाँ। इस जर्नी को मतलब जीने के लिए मैं बाहर निकले आप यहाँ गोरखपुर आने के लिए? पहले मैं महाराजगंज शिफ्ट हुआ, धीरे धीरे ऐसे फैमिली से दूर होना एक डायरेक्टली एक वो होता है कि डायरेक्टली आप दूर होना चाहते हो तो फैमिली के अंदर डाउट आता है क्यों हो रहा है दूर। तो पहले मैं अपने घर से, मैंने स्टडी के थ्रू दूर हुआ। लेकिन 14 साल की उम्र में भी घर से स्टडी के लिए दूर जाना बड़ी बात है। हाँ, स्टडी के लिए मैं महाराजन आया। महाराजन में शुरू से भी महाराजन पढ़ रहा था, लेकिन मैं वहाँ शिफ्ट होने के सोचा कि रूम ले लूँगा। अकेले रहते थे? हाँ, शुरुआत में तो अकेले। उसके बाद कैसे बनाते थे? खुद से।
14 साल की उम्र में खाना अरे बना बचपन से मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी मैंने बताया ना 1989 की शादी है, 1996 का गौना मेरी मम्मी का है और मेरा जन्म हुआ 2005 में। इस बीच में कोई बच्चे नहीं हुए मेरे परिवार को, बहुत ताने भी पड़े मेरी मम्मी को और मैं घर का लाडला था। मतलब बचपन में तो हर काम मम्मी के साथ में कुछ भी कर रही है तो मैं उनके साथ लगा हूँ। और मम्मी मेरी बचपन से मतलब पढ़ी लिखी हैं और बचपन से पढ़ाने लिखाने का उनका शौक है। कोचिंग पढ़ाती थी मम्मी, बचपन में बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ाती थी। तो मुझे भी बचपन से बहुत सारी चीज़ें शुरू से ही, आगे मैंने प्लेवे नहीं पढ़ा, डायरेक्टली LKG में एडमिशन हुआ था मेरा। तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने पहले से मुझे सिखा दिया और साथ में खाना बनाने का उनके साथ में रह रह के हर चीज़ें आ गई। अभी मैं सब कुछ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो बचपन से अनुभव काम आया महाराज, अनुभव काम आया और अभी तक काम आ रहा है। अभी भी मैं घर पे आ गया हूँ, आया हूँ एवरेस्ट से। मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मैं फ्लैट लेके अलग रहता हूँ। मैं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली, मेरी अंदर जो भी चीज़ें घटनाएं चल रही हैं, हलचल चल रही हैं, वो उसको देखें। क्योंकि होता ना कि बच्चा अगर स्ट्रगल कर रहा है, फैमिली देख रही है तो वो परेशान होती है। तो उस परेशानी को मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ और चाहता हूँ मैं कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं वो अपने परिवार से हर एक चीज़ ना शेयर करें। क्योंकि देखिए, परिवार को अच्छी बात है शेयर करना, लेकिन आप उनको जब शेयर करोगे कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, तो पहला चीज़ वो मना करेंगे। दूसरा चीज़, वो उस चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहेंगे। तो आप अपनी फैमिली को अगर खुशी देखना चाहते हो तो कुछ चीज़ छिपाना जानो। जब छिपाना जानोगे आप, तो आप जब अचीवमेंट लेके आओगे तो एक चेहरे पर मुस्कुराहट, जेन्युइन सी बातें उनको मिलेगी। लेकिन उसके पहले बता दोगे, इतना फियर दोगे उनको। अभी मैं एवरेस्ट गया था, उनको कुछ भी नहीं बताया था कि मैं ऐसे ऐसे माउंटेन पर क्लाइंब करने वाला हूँ। लेकिन जब क्लाइंब करके आया, वीडियोस तो देखते थे लोग, बाद में उनको पता चला इतना कठिन था। तो आप जब गोरखपुर से निकले तो यहाँ उत्तर प्रदेश क्रॉस करके कौन से राज्य में पहुँचे थे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड तो पहाड़ों का इलाका है। हाँ, लेकिन मज़ा बहुत आया। मज़ा आया क्योंकि लोग कोऑपरेटिव हैं और सपोर्टिव लोग। तो मुश्किल हुआ होगा बिकॉज सिंगल गियर साइकिल था मेरे पास उस टाइम, 8 है की साइकिल थी और सिंगल गियर साइकिल से माउंटेन क्लाइंब करना बहुत बहुत टफ होता है। लेकिन वही है कि एक जुनून था, निकलता गया, आगे बढ़ता गया। और उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज खालिस्तानी समर्थक जो लोग होते हैं, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट उस टाइम पे खालिस्तान का बहुत ज़्यादा चल रहा था। 2022 किसान आंदोलन के समय? किसान आंदोलन से पहले अच्छा, वो चीज़ें चल रही थी। बट वो क्या हुआ कि जब मैं इंटर किया, वो ब्यास रिवर एक है, ब्यास गद्दी बोलते हैं, वहाँ से मैंने क्रॉस किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। और जब मैं एक गोल्डन गेट है, अमृतसर इंटर करेंगे, गोल्डन गेट पड़ता है, उससे कुछ दूरी पहले एक पुल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस जगह का भी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली आगे से बाइक रोक के उन्होंने बोला कि ये फ्लैग हटा दो, बाकी तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई रात का टाइम हो सकता है, उनको अभी कॉन्स्टिट्यूशन में था हमारे कि ऐसा कि रात को हम फ्लैग लगा के नहीं लहरा सकते, बट वो हट गया था। मैंने कहा भाई अब जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, अभी हट चुका है, हम रात भर फ्लैग लहरा सकते हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं लहरा रहा है। तो वही चीज़ें मुझे क्लिक किया। जैसा हम वीडियो देखते हैं कि खालिस्तानियों को भारतीय झंडे से समस्या होती है, तो वो समस्या है। तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो अब वो ड्रिंक पे थे, ड्रिंक थे, उनको मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता क्यों बोलना है, ऐसा क्यों बोलना है। तो उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि उनके हाथ में कुछ निकल रहा है। वो एक लाठी टाइप में होता है, वो निकाले, बोले इससे मैं तो एक बढ़िया समझा दूंगा, कुछ पंजाबी में बोले, मतलब समझ नहीं आया। लेकिन मुझे डर लगा कि भाई देखो अकेला हूँ रोड पे, 4 लोग मुझे घेर के खड़े हैं। फिर मैं वहाँ से साइकिल छोड़ा और भागने की कोशिश किया। जैसे भागा तो पंजाब पुलिस की गाड़ी आ रही थी, मैंने हाथ दे दिया, तो वहाँ पे मैं बच गया। लेकिन फ्लैग को उन्होंने एक कोने से फाड़ दिया था, तो मैं वहाँ पे बच गया किसी तरीके से। फिर वहाँ बाघा बॉर्डर गया, सम्मानित हुआ बाघा बॉर्डर पे। बहुत बड़ी बात होती है कि भारत और पाकिस्तान के लास्ट पुलिस स्टेशन पे मुझे सम्मानित किया गया। और आज तक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस हिस्ट्री में, साइकिलिंग जगत के हिस्ट्री में कोई साइकिलिस्ट वहाँ पे नहीं रुका है अभी तक। मैं पहला हूँ जो उस पुलिस स्टेशन में रुका हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं रुक सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अलग मोमेंट होता है वो, क्योंकि आप उस जगह पे रुक रहे हो जहाँ पे एक दो देश मिलते हैं और वो का सपना होता है वहाँ पहुँच और वो 2 देश को जिनमें हमेशा जंग होता रहता है, उस देश के बॉर्डर पे उस पुलिस स्टेशन में रुक रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ से मुझे अशोक चक्र मिलना बहुत बड़ी बात है। अशोक चक्र सम्मानित हुआ था मैं वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ से मैं जम्मू गया, कटरा में दर्शन किया माता वैष्णो देवी का, फिर कश्मीर गया। कश्मीर यात्रा साइकिल से चल रही थी? सब साइकिल से ही। कश्मीर जब इंटर करना था तो क्वाजीगंज टनल आता है, आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ, क्वाजीगंज ही शायद है, ऐसा कुछ नाम है। पहला टनल 9 किलोमीटर का टनल है वो। जब उसको क्रॉस करना था उस टाइम पे साइकिल अलाउड नहीं है, तो
वहाँ की पुलिस जो थी अथॉरिटी अपने गाड़ी में मुझे क्रॉस कराया वो टनल। उसके बाद में मैं और अंदर गया तो 163 बटालियन ऐसे कुछ करके है, आर्मी की पहली बटालियन जो पड़ती है। तो वहाँ पे गया तो मुझे खाना पीने का व्यवस्था उन्होंने किया, बहुत बढ़िया खाने पीने का व्यवस्था किया उन्होंने, आर्मी ने। मेरे पास सेना का पूरा सहयोग मिला आपको? हाँ, वहाँ पे क्योंकि उनको पता था साइकिलिस्ट है, इसको प्रॉब्लम आगे आएगी, उन्होंने पहले वो चीज़ नोटिस कर लिया था। बिकॉज मैं जिस एक चीज़ मैंने देखा कि मैं जम्मू इंटर किया, जैसे मैं कश्मीर की तरफ बढ़ रहा था, मुझे आर्मी फॉलो कर रहे थे, आर्मी वाले लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई मेरे को आके साइन कराता था कि आपने उस जगह से क्रॉस किए, यहाँ पे आप सिग्नेचर करो, आप यहाँ से आगे जाओ। तो आर्मी वाले खुद मुझे ढूंढते आते थे कि इधर से लड़का गया क्या पूछ के आते थे। तो जैसे मैं क्वाजीगंज क्रॉस किया, उसके बाद में 163 बटालियन में पहले ही हाथ दे के वो लोग मुझे रोक के खाना खिलाए और रात को उधर रुकने की व्यवस्था किए। उसके बाद में आप अमरनाथ यात्रा करते हैं तो एक CRPF बटालियन है जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है फोर्स के अंदर में, वहाँ पे मुझे रुकने का व्यवस्था किया गया। और वहाँ से उन्होंने आर्मी का प्रोटेक्शन, क्योंकि ये वाला अटैक मैंने बता दिया था, रात में डिस्कस किया था कि मेरे पास ऐसा अटैक हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ ऐसा हुआ तो यहाँ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देश विरोधी तत्व हर जगह और खास करके कश्मीर में आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी मैं वहाँ का अभी के टाइम में सिचुएशन नहीं पता, लेकिन उस टाइम का सिचुएशन मैं फील किया था ऐसा कि अगर आप टूरिस्ट बन के आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन बन के जाते हैं, प्योर इंडियन, अभी भी झंडा लहराते हुए चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोग हैं अभी ऐसे, ना केवल कश्मीर में, इंडिया के अलग पार्ट में, मुंबई में भी तो हमारे ऊपर अटैक हुआ, फ्लैग के ऊपर, बोर्ड के ऊपर अटैक हुआ। मुंबई ऐसा जहाँ पे कहते हैं सपनों का शहर है वो, वहाँ पे लोग सपने लेके जाते हैं। तो उसके बाद में मुंबई में पहाड़ से लौटने के बाद जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ जा रहा था। अभी कश्मीर के अभी आगे बढ़ूँगा। तो जब मैं उधर गया कश्मीर में, लाल चौक पे साइकिल खड़ा किया गली में, और मैं थोड़ा सा मैं वेजिटेरियन हूँ तो वहाँ पे लाल चौक जहाँ नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने जाकर झंडा फहराया था, वो जगह वहाँ पे मैं झंडा फहराया और साइकिल को एक गली में लगा के, और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि मैं 163 बटालियन से डायरेक्टली निकल के पुलवामा होते हुए सीधा मैं वहाँ गया था लाल चौक। तो मुझे होटल भी ढूंढने थे रुकने के लिए, और उसके बाद में मेरे साइकिल को भी सुरक्षित रखना था। मैं पहले तो सोचा पहले कुछ खा लेता हूँ, तो वेजिटेरियन खाना बहुत कम मिलता है। तो एक पंजाबी ढाबा है, मैं पूछते गया वहाँ पे, साइकिल तो लगा दिया था गली में, उधर से आया देखा पूरी साइकिल को तोड़ दिया गया है, फ्लैग फाड़ दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा था साइकिल पे। फिर मैं रोया भी, क्योंकि भाई देखो उस टाइम पे फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं था मेरे, और मैं सपोर्ट लेता भी नहीं था उस टाइम पे, अभी भी नहीं लेता हूँ। कभी कभी देखिए कहीं पे ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे लेना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश होता है कि फैमिली से सपोर्ट ना ही लो, क्योंकि अभी उम्र है हम लोग का खुद से करने का। तो जब आप कश्मीर पहुँचे होंगे तो यहाँ लोगों से कनेक्शन तो कट गया होगा आपका? नहीं, उधर का पोस्ट पेड सिम होता है। अच्छा, आपने सिम ले लिया? जम्मू इंटर करते हैं। हाँ, देखिए ये चीज़ मैं बताने भूल गया था, एक आर्मी वाले ने अपने आधार कार्ड से मुझे सिम निकाल के दिया था। ये भरोसा बना बहुत बड़ी बात होती है कि आर्मी का आदमी जो आर्मी में वर्क कर रहा है, देश को सर्व कर रहा है, एक प्रोटेक्शन दे रहा है, और वो आदमी मेरे पे, मैं आतंकवादी भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। हाँ, सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट वगैरह चेक किया उन्होंने, सब कुछ चेक किया, मेरा सब कुछ CV अच्छा था, तो उन्होंने अपने नाम से सिम निकाल के दिया, क्योंकि मैं 17 वर्ष का था ना, मेरे नाम से सिम तो निकल नहीं सकता। तो उसके बाद में उन्होंने सिम कार्ड दिया और उससे मेरा कनेक्शन ठीक है, और वाईफाई मिल जाता है, तो वाईफाई से काम ही चला। साइकिल टूटी उसके बाद मैं गया, एक हनुमान मंदिर था वहाँ पे, हाँ लाल चौक, वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है। तो मैं जब गया वहाँ पे तो मुझे पहली बार देखा कि मतलब किसी टेम्पल को इस तरीके से बनाया गया कि आगे से पूरा घर दिख रहा है, अंदर टेम्पल छिपा के बनाया गया कि ये मंदिर नहीं है, ऐसा। मैं दंग रह गया। लेकिन वहाँ पे गया, खाना पानी मिला, वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने साइकिल रिपेयर कराया, नया बैग खरीद के दिया, सब कुछ करके दिया। फिर मैं गुलमार्ग गया, गुलमार्ग में अपना झंडा लहराया के फिर सोनमार्ग, पहलगाम, शोपियान, कारगिल गया। कारगिल से लद्दाख जाने की कोशिश कर रहा था, बट दारस तक जाके फिर वहाँ से वापस लौटना पड़ा, बिकॉज लद्दाख का रूट बंद हो चुका था। बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जाने के मैं चला जाता, लेकिन ऐसा था कि मैं अभी एज भी कम था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, और पैसे भी नहीं थे। मैं यहाँ तक तुम जहाँ पे शहर होता है वहाँ पे लोग सपोर्ट करते थे, लोगों को सपोर्ट से मैं चल लेता था, लेकिन उधर लोग नहीं मिलते। आर्मी भी बहुत कम पे रनिंग पे जाती तो मिल जाती। तो मैं कहा ठीक है वापस आते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश वापस आया, पंजाब वापस आया पटियाला से। फिर मैं हिमाचल प्रदेश गया, हिमाचल प्रदेश से फिर रोहतांग टनल क्रॉस करके पूरा देखा जो भी चीज़ें थी।
फिर वहाँ से फिर वापस आते हुए मैं इधर दिल्ली में कुछ टाइम स्टे किया। उसके बाद दिल्ली से मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में भी बहुत सारा सपोर्ट मिला लोगों का, बहुत लोगों से मुलाकात हुई। फिर वहाँ से मैं मुंबई आया। मुंबई में मेरी कोशिश थी कि एक बार सोनू सूद से मिल लूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे एक्सप्लोजर एक एप्लीकेशन है उन्होंने लॉन्च किया, तो मैं उस पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। एक्सप्लोजर अभी मेरे 1,10,000 है फॉलोवर उस पर, और मैं आपने एक्सप्लोजर पे आईडी बना रखी है अपनी? हाँ, अभी 1,10,000 फॉलोवर भी हैं और प्ले बटन भी आ चुका है उसका। तो वहाँ मतलब उस टाइम पे मैं बहुत तेज़ ग्रो कर रहा था, तो मैं सोचा एक बार मिल लूँ, और सपना भी होता है कि ये बार अभिनेता लोगों से मिलने का। तो और सोनू सूद जी कोरोना काल में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे थे। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मूवी में काम किया हूँ। मैं हूँ अटल मूवी जो आया था, मैं अटल हूँ ऐसा कुछ करके मूवी है पंकज त्रिपाठी जी का। मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। मैं उस मूवी में बैकग्राउंड जो फीड लगाते हैं लोग, वो वाला काम करके मैं 7,000 रुपये इकट्ठा किया। डेली बेसिस पे काम होता है, तो मेरे दोस्त लोग काम करते थे, उनके साथ ही जाता था, तो एक दिन का 700 रुपये मिलता था। पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। दोस्त के रूम पर रुका था, अब दोस्त के रूम पर रुक के फ्री में तो खा नहीं सकता, तो 700 रुपये एक दिन कमाता था। दो शाम के टाइम जो खरीदारी होती थी उसमें 200 रुपये दे देता था, क्योंकि भाई देखो वो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 500 जो बचते थे, ऐसे करके मैं लगभग 10-12 दिन काम किया। कहीं पे ज़्यादा मिल जाता, कहीं 1,000 रुपये मिल जाता था। तो पैसे इकट्ठा करके मैं करीब 5-7 हज़ार रुपये, हाँ, मुंबई में इतना इकट्ठा किया। उसका कुछ प्लानिंग किया। एक गुड्डू नाम के हैं जो कि मैनेजमेंट टीम में काम करते हैं सोनू सूद जी के, वो अपने लखनऊ के हैं। मैं उनसे बात किया, रात भर जाके उधर इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के चक्कर में मेरे ऊपर अटैक भी हो गया। साइकिल तोड़ दिया गया। साइकिल का महाराष्ट्र में सोनू सूद के घर के जस्ट साइड में ऐसे आप जाएंगे तो एक ऐसे रोड जाता है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे एक पार्क है। पार्क के सामने मैं रात भर बैठा था, क्योंकि शाम को मिलना था उनसे। मैं लेट हो गया, क्योंकि मैं मलाड वेस्ट से उनके घर पे गया था। साइकिल तोड़ दिया गया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या? उस पर लिखा हुआ था आर्मी, और साइकिल पे इन सोलिडिटी विथ इंडियन आर्मी। तो एक बंदे को उससे दिक्कत थी। अभी हम लोग ऐसे यहाँ बातें कर रहे हैं, उधर साइकिल खड़ी है, उधर जाके साइकिल तोड़ दिया। और मेरे साथ झड़प भी की है उन्होंने बहुत। लेकिन बिहार के कुछ लोग थे, वो भी लोग मिलने आए थे, तो मैं उनके साथ था, तो वो थोड़ा संभाल लिए, मतलब ज़्यादा मसला बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन दुख इस बात का लगा कि मतलब इंडिया में आर्मी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग, मतलब कहीं पे ऐसे चीज़। कुछ लोग विकृत मानसिकता के देश में भरे पड़े हैं, जो देश को अंदर से खोखला करने के प्रयास में हैं। तो मैं सुबह फिर गया, मैं उनसे बताया भी कि ऐसी प्रॉब्लम हुआ रात में, तो उन्होंने हेल्प किया। और अगर यूँ माना जाए कि उनका डायरेक्टली तो कुछ सपोर्ट नहीं था, डायरेक्टली उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया, बट इनडायरेक्टली उनके थ्रू जो चीज़ें हुई, अभी तक उनके नाम से मुझे सपोर्ट मिलता है। अभी तक कहीं अगर मुझे बुलाया जाता तो ऐसा माना लोग वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि जिनको सोनू सूद ने सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार अगर मौका मिला तो एक बार और मिलूँ उनसे, उनको धन्यवाद दूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे अगर जनता का सपोर्ट इस वीडियो को मिला और सोनू सूद तक या उनके मैनेजमेंट टीम तक, साधु बैजनाथ जी हमारे ज़िले के हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है तो मैं गुजारिश करूंगा कि भाई को सोनू सूद जी से ज़रूर मिलवाया जाए एक बार जी। तो उसके बाद मैं वहाँ से फिर डाउन की तरफ गया, कन्याकुमारी की तरफ। वहाँ थोड़ा लैंग्वेज इशू तो जेनुअन सी बात है, बट ये था कि शुरुआत से CBSE बोर्ड से मैंने जैसे बताया कि ये स्टूडेंट रहा हूँ, तो इंग्लिश का दिक्कत नहीं आया। कहीं पे जैसे विलेज एरिया में क्या होता है, इंग्लिश का भी प्रॉब्लम होता है, उनको नहीं आता है। तो वहाँ पे वही बॉडी लैंग्वेज से जो खाना है तो सापड़, तो ऐसे कर करके कैसे थोड़ी बहुत लोकल भाषा, हाँ, लोकल भाषा को अंडरस्टैंड कर करके कैसे भी किया ट्रैवल। कन्याकुमारी पहुँचा। मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे, तो मेरे को ऐसा लगा था अब वापस घर लौटना पड़ेगा। बट ऐसा उस टाइम मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट, एक हिम्मत दिया कि बेटा तू कर रहा है, अब मेरा सपना बन चुका है, अब तू करके आ। उस टाइम ये बड़ी बात होती है, जो मेंटली सपोर्ट होता है, ये सबसे बड़ी बात होता है ना कि आप फैमिली से 2 साल से दूर हो। पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। मैंने यहाँ पता कि गार्ड की जो बहुत घर 1 साल से गया नहीं। दूसरे साल में ट्रैवल पे निकल गया, पूरा साल ट्रैवल कर रहा हूँ, और फैमिली से नहीं मिला। और पता चला फैमिली की किसी की तबीयत खराब हो गया। इतनी छोटी फैमिली है, मम्मी पापा ही तो हैं मेरे। पिताजी की तबीयत खराब हो जाना एक बहुत, तो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं लोग। तो मैं केरला से एक स्टोरी डाला था, उस टाइम पे मुझे सब लोग जान पाए थे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के सारे बड़े बड़े पेजेस ने, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा, यहाँ के गोरखपुर के सभी पेज वालों को। सारे लोगों ने स्टोरी लगाए, मेरे पापा को एडमिट कराया गया और चीज़ें नॉर्मल हुई। उसके पापा से मैंने बात किया, पापा ने कहा कि नहीं अब तुमको करके आना है। फिर मैंने एक और यात्रा इसको ऐड किया, वो तो था यात्रा की भारत यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक और नाम दिया, राम सेतु गया। राम सेतु से जल उठाया और वहाँ का पत्थर उठाया, मिट्टी उठाया, और राम सेतु से अयोध्या का यात्रा स्टार्ट किया।
और सौभाग्य देखिए कि मैं जिस टाइम पे स्टार्ट कर रहा था अपने उत्तर प्रदेश के तो अपने डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने वहाँ से फ्लैग ऑफ किया राम सेतु से। अच्छा, राम सेतु पे आपकी उनकी मुलाकात हुई। वो गए थे किसी दौरे पे, तो जब जाने की मैं यूपी से आया हूँ तो प्रसन्नी मिले और आर्थिक सहयोग भी किए और वहाँ से हरी झंडी भी दिए कि आप जाओ, कुशल मंगल है आपकी यात्रा, वैसे बोल के उन्होंने प्रोत्साहन किया और मैं वहाँ से निकला। और वहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा के लोगों का मतलब वहाँ पे सपोर्ट था कि ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बाहर के राज्य में हो और अपने लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे पंडिचेरी तक मुझे याद है, मैं भाजपा कार्यालय में रुकता आया हूँ। अच्छा, पंडिचेरी तक मैं पंडिचेरी में भी रुका, चेन्नई में भी रुका, भाजपा कार्यालय में मैं रुकता था, जहाँ भी लोग भाजपा के लोग होते थे वहाँ पे रुकता था। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ा उड़ीसा में, तो तब तक मेरी तो फैन फॉलोइंग थी थोड़ी सी बढ़ गई थी। मैं स्टोरी डाल देता था तो लोग मुझे पिक कर लेते कि आज मेरे वहाँ रुकना है, मेरे वहाँ रुकना है, इस तरीके से प्यार समर्थन भरपूर मिलता रहा। पूरी गया, पूरी में दर्शन किया जगन्नाथपुरी में। उसके बाद में उड़ीसा मेरी एक दोस्त है प्रियंका, उसके पास रुका। मेरा उड़ीसा जो था वो मेरा मतलब ये था कि 17 साल उम्र ख़त्म, 18वां साल उड़ीसा से शुरू हो रहा था। अच्छा, तो मतलब आपने जन्मदिन वहीं मनाया? जन्मदिन अपने दोस्त के घर पे सेलिब्रेट किया एंड वहाँ से फिर निकला। और फिर ये हुआ कि प्लेटलेट डाउन हो गया मेरा। तो मैं सोचा था नॉर्थ ईस्ट भी कवर करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत ख़राब होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो बिहार में जो कुसुम्भा एक एरिया आता है, एक तो तबीयत ख़राब, दूसरे मेरे ऊपर बंदूक से हमला कर दिया गया। बिहार में उड़ीसा से आप निकल के बिहार जब ये झारखंड होके अब बिहार होके यूपी आना था मुझे। बिहार में अटैक हो गया मेरे ऊपर, बहुत गंदा अटैक हुआ। रात का टाइम था, ये करीब अभी कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 9 बजे का टाइम है। 9 बजे के टाइम में एक माउंटेन है जब आप से पूरा से क्रॉस करेंगे कुसुम्बा की तरफ जाएंगे तो रेलवे फाटक आता है। उस बीच में थोड़ा सुनसान है, जैसे सिवान का एरिया होता है ना उस टाइप में। और पहाड़ में मेला लगा हुआ था, मेले से लोग अभी डाउन जा रहे थे, तो वो उन लोग को लूट रहे थे बंदूक दिखा के। उसी में भी चला गया। अच्छा, अब मुझे भी लूटने का कोशिश किया, बट मैं भी था जिद्दी, हो जो होगा देखा जाएगा। ईयरबड कान पे यहाँ पे लगाया हुआ था, ईयरफोन ब्लूटूथ वो तो ले लिया उन्होंने। आईफोन का चार्जर था वो भी ले लिया, जेब में रखा हुआ था क्योंकि शेखपुरा में मीडिया इंटरव्यू देखे और जस्ट मैं निकल ही रहा था, तो सारे चार्जर वगैरह सब कुछ जेब में थे, ले लिया। मेरा वो 11 फ़ोन था जो कि मुझे मिला है गिफ्ट, वो सोनू सूद जी ने जो मोबाइल गिफ्ट द्वारा मिला था। वो फ़ोन को मैंने निकाला और हाथ में ऐसे पकड़ लिया। मैंने सोचा कि ये फ़ोन मेरा जो था साइकिल पे ऐसे लगा हुआ था, एक बैग होता है हम लोग का, वहाँ पे मैप चलता है, तो ये फ़ोन उनको निकालने की कोशिश की, अभी नहीं निकाल पाए वो। और वो फ़ोन हाथ में था, पूरे ज़ोर से नहीं छीन पाए। ऐसा था, जेब में लोवर पहना हुआ था हाफ, तो लोवर में रख के और ऐसे पॉकेट को ऐसे पकड़ लिया था मरोड़ के, ताकि वो निकाल ना पाए। तब तक एक ऑटो वाला आया, वो देखे तो फिर वो छोड़ के भाग गए क्योंकि ऑटो। ये बहुत हिम्मत की बात होती है कि आपको लुटेरे घेरे हुए हों और आप दिमाग से काम ले रहे हैं। एक बंदूक यहाँ लगी हुई है, एक बंदूक यहाँ लगी हुई है, 2 बंदूक लगी हुई है। मुझे पता है अगर दब गया तो मैं बचूंगा नहीं, लेकिन फिर भी एक होता ना कि हिम्मत, मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, धैर्यता से काम लिया। और जैसे वो पीछे हटे, मैं तुरंत साइकिल उठाया, रेलवे फाटक की ओर दौड़ा। और इतना मुझे बुरा लगा कि जब मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गया तो उन्होंने बोला कि ये मेरा एरिया में आता ही नहीं है। अच्छा, बिहार पुलिस ने उन्होंने कहा कि ये मेरा रेंज है ही नहीं, मेरा ये रेंज फाटक तक है, इसके इधर आपको जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर पीछे शेखपुरा के साइड में। ये कितनी बुरी बात है कि एक ही राज्य में हमारे साथ लूटपाट की घटना होती है, हम बाहर से आए हुए हैं और पुलिस ये कह दे कि भैया आप 10 किलोमीटर पीछे साइकिल से जाओ, वहाँ रिपोर्ट लिखवाओ। ये बुरा लगता है, बहुत बुरा फील। अगर देखा, ये ताल बाजार है, ये हमारा पुलिस स्टेशन है, ये हमारा रेलवे फाटक जहाँ हम बैठे हैं, और हमारे पास जो घटना हुई है ये जो पार्क का गेट है, पार्क के गेट मतलब 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं ना 1 किलोमीटर फासला नहीं है, 500 मीटर के अंदर ही सब कुछ है। यहीं पे घटना हुई है और पुलिस बोल रही है कि हमारा रेंज नहीं है। एक सर्किट हाउस गेट जो है यहाँ पे समझिए मेरे पास घटना हुआ, हमारे जो बैठे हैं ये फाटक है और ये फाटक से ताल बाजार है वो पुलिस स्टेशन है, वो एक ही रोड पे है, ऐसा भी नहीं है कि घूम घूम के जाना है। वो बहुत बुरा लगा। वहाँ से मैं यूपी आया और फिर घर आया। आपने कंप्लेन रजिस्टर नहीं कराया? नहीं कराया, क्या ही कर सकता हूँ, बैक जाकर अब कोई मतलब नहीं, कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन वो चीज़ें काफ़ी वायरल हुई क्योंकि नेपाल के सारे टूरिज्म वाले पेज पे मेरी वीडियोस पड़ गई थी, तो लूटपाट वाली बहुत वायरल हुई थी वीडियोस वहाँ पे। तो बाद में मुझे मीडिया वाले कांटेक्ट करने की कोशिश की उधर के, लेकिन मैंने किसी को बाइट नहीं दिया उस टाइम पे, बिकॉज अब अपने ही देश के पुलिस का मैं बेइज्जती थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। अब उनका मानसिकता जो है वो अलग है, मेरी मानसिकता अलग है।
हो सकता होगा कुछ रहा हो। हालांकि ये सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से आ रहा है अपने ही देश का है तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए जितना हो सके उतना किया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो आपका चार्जर वगैरह सब लूट ले गए? वो तो ले गए। फिर मैं आया यहाँ पे झारखंड में, तो झारखंड में मुझे वो चार्जर भी गिफ्ट मिला था। मनोज दे करके एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, हाँ मनोज डे उनके जी। साथ मैंने कोलैबोरेशन भी किया है और उन्होंने वो चार्जर वगैरह उन्होंने गिफ्ट किया था, वही चार्जर चोरी हो गया। तो उसके बाद मैं यूपी आया, हमारे एक टेक चैंपियन सपोर्ट करके एक यूट्यूबर हैं, उनके पास गया। मेरा प्लेटलेट इतना डाउन हो चुका था, मैं चल नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे लखनऊ शिफ्ट कराया, लखनऊ में भर्ती रहा, तबीयत सही हुआ। फिर उसके बाद साइकिल उठाया, फिर घर आया, अच्छे से लोगों ने सेलिब्रेट किया। फिर मैंने दूसरी यात्रा स्टार्ट किया और अभी कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो अभी तक आपके नाम कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए? 3। कौन कौन से? फर्स्ट यंगेस्ट साइकिलिस्ट फ्रॉम इंडिया हु कवर्ड 28,000 किलोमीटर एट द एज ऑफ 17। मैक्सिमम इंडियन स्टेट एंड टेरिटरीज को साइकिल से। तो आप भारत के सबसे कम उम्र के युवा हैं कि विश्व के? भारत का ऐसा करने वाला, मतलब भारत के अंदर सबसे कम उम्र का। हमारे गोरखपुर के उमास सिंह भैया भी हैं, उन्होंने भी पूरा भारत के राजधानी को नापा है। 26 वर्ष की उम्र में? नहीं, उनका उम्र शायद 22-23 वर्ष था उस टाइम पे। 22-23। बट मैं फर्स्ट यंगेस्ट हूँ ऐसा करने वाला। इंडियन इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मैंने उसमें लिया था। और उसके बाद में मैं अभी एवरेस्ट बेस कैंप जाने वाला ग्लोबली 8वां साइकिलिस्ट हूँ और उसमें सबसे यंगेस्ट हूँ। और काला पत्थर जाने वाला सबसे यंगेस्ट साइकिलिस्ट हूँ। और आगे आने वाली टाइम में भी खुशी तो बहुत होती होगी अब। देखिए, सबसे बड़ी खुशी मैं बता दूं, जब मैं करंट अफेयर में आया, यूपीपी का एग्ज़ाम था पिछली बार जो लीक हुआ पेपर, उसमें और मैं उस पर अपना करंट अफेयर में अपना नाम देखा, मेरे को अंदर से जो फील आया था ना कि हाँ भाई मैं पुस्तक में छप गया। इतनी कम उम्र में एक पेपर राज्य की परीक्षा में नाम आ जाना बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। और अभी के टाइम पे महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में मेरा जीवन परिचय पढ़ाया जाता है। आर्टिकल पूरा जीवन पुस्तक छपा हुआ मेरे नाम से। अच्छा। अभी मैंने आज ही पढ़ा उस पुस्तक को, करीब 8-9 पेज का मेरा जीवन परिचय लिखा गया उसमें। यूपी बोर्ड की एक संस्था है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर में, उसमें हाई स्कूल के मैं 11th-12th वहाँ किया हूँ। अच्छा हाँ। तो वहाँ के सारे जो डायरी होता है ना, डायरी उसमें मतलब 7 पेज का मेरा वो चैप्टर लिखा गया पूरा जीवन परिचय। मैं आज पढ़ा हूँ, मेरे को इतना अभी आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बताओ जिस स्कूल में पढ़ाई किया हो वहाँ पे वो चीज़ें देख रहा हूँ। और चीज़ें अभी ऐसी हैं कि मैं कहीं चौराहे पे निकल रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ तो भीड़ लगा देते हैं लोग। तो वो देखिए, ऐसे नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब सोशल मीडिया का वैसे, लेकिन गौरवान्वित तो होता है कि मतलब होती है कि अभी का जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब एक सेल्फी फ़ोटो लेने के लिए लोग आते हैं, छोटे उम्र के बच्चे आते हैं मतलब उनके पास। लेकिन मैं जहाँ खड़ा हो रहा हूँ अभी के टाइम पे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। बड़े बड़े पद के लोग, मतलब अभी छोटे बच्चे तो नॉर्मल आते हैं, लोग आते हैं सेल्फी फ़ोटो लेके चले जाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जैसे DM रैंक के अधिकारी, वो लोग रुक के अगर चौराहे पे आपको हाथ मिलाएं, आपके साथ फ़ोटो लें, बातें करें, मतलब चीज़ें कैसे क्या कर रहे थे, कैसे गए थे, ये सब चीज़ें पूछें, तो बहुत प्राउड महसूस होता है भैया। और अभी ये पूरा देश आप पे गर्व महसूस करता है क्योंकि आपने देश का मान बढ़ाया है। आप देश के सबसे कम उम्र के युवा हैं जिन्होंने इतने रिकॉर्ड हासिल किए हैं। और एक चीज़ ये भी है कि संघर्ष पथ पे हम जब बढ़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार, हमारा विद्यालय जहाँ से हम पढ़े हैं, वो सब गौरवान्वित होते हैं साथ में। हमारा जिला, हमारा राज्य सब गौरवान्वित होते हैं। 15 अगस्त का दिन था जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की, लिटिल एंजल्स एकेडमी। वहाँ पे मैं गया था एज अ चीफ गेस्ट। और बड़ी बात है। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 18 वर्ष। 28 को मैं 19 साल का हो जाऊंगा। अच्छा, 28 अगस्त को। चलिए, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले ही। तो आप 18 वर्ष की उम्र में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं। और एक टाइम मेरा सपना था कि नवोदय विद्यालय में एग्जाम देके मैं पढ़ाई करूंगा, और नवोदय विद्यालय में चीफ गेस्ट बन के गया था बच्चों को मोटिवेट करने। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भारत की सबसे बड़ी संस्था जहां पे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, एक बड़ी एग्जामिनेशन से मतलब उसको एग्जामिनेशन दे के बच्चे वहाँ जाते पढ़ते, सारे बच्चे वहाँ पे बहुत एजुकेटेड हैं क्योंकि बहुत टफ एग्जाम होता है। 4000 बच्चों में से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आसपास 100 बच्चे के आसपास। तो ये बड़ी बात है कि वहाँ मुख्य अतिथि बन के। एक टाइम सपना था कि मैं उसमें पढ़ूंगा, हालांकि नहीं हो पाया। तो अब वहाँ पे मैं बच्चों को मोटिवेट करने गया, तो बहुत बड़ी बातें मिली हैं। और आज के टाइम पे आपको तो ऐसे बताया कि अभी 9 बजे टाइम मिला, अभी मैं 2-3 मीटिंग ख़त्म करके आऊँ, बड़े बड़े सेमिनार मुझे जाना पड़ रहा है, लोग वहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं। मुझे अभी एक यूथ आइकॉन अवार्ड मिलने वाला है इसी 1 सितंबर को, और भी बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं। चीज़ें इतनी हो गई हैं कि
मतलब अब देखिए मेरा सौभाग्य देखिए कि मेरे साथ मैनेजमेंट टीम भी है और बिना पैसे वर्क करती है। सारा मीटिंग मैनेजमेंट करते हैं सारे जगह एज अ मैनेजर सब जगह। देखिए अभी कॉल भी आ रहा है मेरे को ब्रांड एम्बेसडर साइन करने के लिए कॉल आ रहा है, एक टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो वो मतलब समझिए कि मैंने एक सुनहरा एक अवसर है। मैं ऐसा लगता है कभी कभी सपने में जी रहा हूँ। नहीं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल लास्ट में एक ही सबको मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो पीढ़ी है, नए जनरेशन की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव माइंड से आप आगे बढ़िए। जैसे कि अभी नशा पदार्थ में लोग आगे सेवन कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उससे आप दूर हटें, नशा पदार्थ ना सेवन करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जीवन बर्बाद होते हुए। और साथ ही साथ आजकल का जो है थोड़ा सा लव ट्रायंगल वो उन सभी चीज़ों से देखिए, एक एज होती है जब आप वो चीज़ें कर सकते हो, बट अभी आप अपने आप को स्टेबल नहीं बनाए हो। अपने पापा के पैसे पे दूसरे की जिम्मेदारी आप कैसे उठा सकते? पापा के पैसे पे लेके घुमाओगे, ऐश कराओगे। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता था और कर सकता हूँ। अभी मैं अर्निंग कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में मैं अगर अपने सारे अचीवमेंट को पार कर लूँगा तो बहुत छोटी चीज़ है वो। डिस्ट्रैक्शन है लव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मैंने देखा है। मैं तो अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं देखा है। मैं बीइंग अ ट्रैवलर में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं बर्बाद होते देखा भैया। जो कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ, ट्रैवलिंग के क्षेत्र में हूँ, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ। मैं कोई भी जर्नी स्टार्ट करता हूँ तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट रिकॉर्ड के लिए करता हूँ, कोई भी ट्रैवलिंग करता हूँ। बाकी तो नॉर्मल ट्रैवलिंग होता रहता है अपना। लेकिन मैंने कई सारे ऐसे ट्रैवलर को देखा कि जो सुसाइड कर लिया इस केस में आके। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब लव की वजह ट्रायंगल में। तो ये अभी आप जितने भी मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, तो एक तरह से मैं भाई बहन समझ के मैं आपको एक सलाह दूंगा कि प्लीज़ इन सभी चीज़ों में मत पड़ना। और सेकेंड थर्ड चीज़ ये कि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग सोशल मीडिया पे आ गए, पर्यावरण के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन आप ज़मीनी हकीकत पे जाके वर्क करो, वो सबसे बेहतर होगा। सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो तस्वीर पोस्ट करने से कुछ नहीं होता। 5 लोग मिलके एक पौधा लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। इस बार जून में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी, हर एसी वाले का एसी बंद हो गया था। मैं एवरेस्ट बेस कैंप गया था, मैं खुम्बू ग्लेशियर की हालत देखा, पूरा मेल्ट हो चुका है। आज हम जो कुछ इधर कर रहे हैं हमें कुछ एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं एवरेस्ट गया और वहाँ की जो वातावरण है उसको फील किया, तब मुझे एहसास हुआ कि हमने क्या क्या खोया है। आज सारी ग्लेशियर मेल्ट हो चुकी हैं। मैंने वहाँ पुराने फ़ोटोज़ देखे, वो चीज़ें दोनों कंपेयर कर कहीं दिख ही रहा है वो चीज़ें जो उस पुराने फ़ोटोज़ में हैं। कुछ नहीं है भैया, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं चाहूँगा कि लोग थोड़ा सा समझें इस चीज़ को। हम नए जनरेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। और सेकेंड थिंग, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताऊँगा, गुड थिंकिंग के साथ एक अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है। अब आजकल का ख्याल ऐसा है कि लोग लड़की दोस्त है तो लोग गलत समझ लेते हैं। और हम अगर छोटी सी मानसिकता है, चाहे लोगों को बुरा लगे या भला लगे, अगर हम लड़की से दोस्ती करते हैं तो हम उसको गलत निगाह से देखना शुरू करते हैं। ये लड़कों की मानसिकता है। मेरी भी एक लड़की है, 2 दोस्त है, एक मेरे 3-4 दोस्त ऐसे जो मेल दोस्त हैं, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। हमारी दोस्ती कभी ऐसा है ही नहीं कि हमारे अंदर मतलब हम कुछ छिपाते हैं एक दूसरे से। हाँ, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग टोकते हैं, हाँ उस टाइम हमें बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए, बुरा लगेगा भी। लेकिन अगर आप उनकी बातों को गौर करते हैं ना, और ऐसे दोस्त जीवन में जब होते हैं तो बहुत आप कामयाब होते हैं। मेरे 4-5 ऐसे दोस्त हैं जो शुरू से मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं और आगे भी आशा है करते रहें। और मतलब एक अलग तरीके का हम लोग का ऐसा है कि हम लोग की दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले, देखिए आप किसी भी कार्य को करते हैं ना, अकेले कुछ चीज़ें करते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाती है। लेकिन जब आप दोस्तों के साथ जाते हो ना, एक कॉम्बिनेशन ग्रुप बन के जाते हो, बहुत आगे आते हो, और जो चीज़ें छूट रही होती है वो नहीं छूटती हैं। लेकिन सच्ची दोस्ती कमाना इस ज़माने में बहुत बड़ी बात है कि वो दोस्त जो आपके आगे बढ़ने हुए देख के जलता ना हो आपसे, आपके साथ खड़ा है। जितने भी दोस्त हैं ना, कुल कितने दोस्त हैं आपके जिगरी जो यार होते हैं? जिगरी तो देखिए बचपन से मैं एक कमरे में बंद रहा हूँ, तो बचपन से कोई दोस्त नहीं है, अभी तक कोई दोस्त नहीं थे। लेकिन जब से मैं जर्नी स्टार्ट किया, मेरे सपोर्टिंग जो दोस्त हैं, मैं नाम ले लूँगा, सात्विक है, सर्वेश है, दीपू है, ये लोग हैं जो कि मतलब एक तरह से ऐसा अगर आंख बन के मैं बिलीव करना हो तो उन पे कर लूँगा, बिकॉज बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका एक मैनेजमेंट टीम चलता है। भैया मैं बता दूं, मैं महाराज में जब आया था ना, मुझे कुछ गारंटी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 4 लड़के मिलके
पूरे चौराहे को जाम, पूरा यहाँ से लेकर महाराजगंज से लेकर और सोनौली बॉर्डर तक पूरा जाम करा दिए थे चक्का। इतनी भीड़ आई थी मुझे देखने के लिए। हालांकि भीड़ तब भी आती, लेकिन एक बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगवाना, बड़े बड़े चीज़ों को नगर पालिका में बात करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ हमेशा रहें और हम ऐसे तबाही मचाते रहें, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स लेके आते रहें। अभी तो बहुत काम करना है, उम्र बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 18 साल की उम्र में ये अचीवमेंट बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो आपको देख के या पहले से ही ये सोचते हैं कि हम भी साइकिलिंग करें, देश घूमें, उनको आप क्या कहेंगे और उनके माता पिता को क्या कहेंगे? फर्स्टली देखिए, मैं यही कहूँगा कि किसी को देख के कॉपी ना करें, क्योंकि आजकल लोग, मुझे देख के कई लोग स्टार्ट कर दिए, मुझे पता है। वो अभी कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, बहुत वायरल भी जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बट आने वाले टाइम में जब आपके पास सोशल मीडिया का फेम, देखिए सोशल मीडिया का फेम 4 से 5 साल होता है। जब डाउन जाओगे, आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, तो आप दर दर भटकोगे, फिर आपको फील होगा कि मैंने गलती कर दिया। मैं भले ही आज ट्रैवलिंग करता हूँ, बट मैं अपना 6 आवर जो है अपनी स्टडी को देता हूँ। डेली रूटीन नहीं 6 घंटे पढ़ पाता हूँ, 2 घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, 1 घंटे ही पढ़ूंगा, आधे घंटे ही पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा। और मैं अपने अभी ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ, मैं 1 साल ड्रॉप लिया हूँ, तो ऐसी चीज़ें अभी अच्छी नहीं चल रही हैं, फाइनेंशियली मैं फिट नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ों का तंगी चल रहा है, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया है। 1 साल अपने आप को स्टेबल करने के बाद मैं स्टडी फिर से कंटिन्यू कर दूँगा। तो मैं सबसे पहले सजेशन दूँगा कि पहले अपने आप से पूछो वाई, मैं क्यों ये करूँगा, हाउ कैसे करूँगा, और मतलब आप करना क्यों चाहते हो, क्यों किसी को देख के आप कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर आप कैसे यूनिक बन गए, नहीं बनोगे यूनिक। तो पहले आपको किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सेकेंड थिंग, अगर आप ये करना चाहते हो तो इसमें आप यूनिकनेस क्या करना चाहते हो। अगर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एवरेज बेस कैम्प, आप भी जाकर एवरेज बेस कैम्प कर लो तो आप 9वें साइकिलिस्ट बन जाओगे, यही होगा ना। लेकिन ये तो होगा कि आप कुछ यूनिक नहीं कर पाए, कुछ अलग नहीं कर पाए। मैं उसमें काला पत्थर ऐड करके अलग कर दिया, ठीक है, तो और यंगेस्ट भी बन गया। तो वो चीज़ आप, और एक चीज़ और कि आप जब करने जाते हो तो क्या आपका ये पूरे लाइफ का ड्रीम है? कुछ लोग करके बंद कर देंगे, फिर कहेंगे मेरा कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, आप एक चीज़ थोड़ी, अगर आपको इस फील्ड में उतरना तो पूरी तरीके से उतरो ना। अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, आप एवरेज बेस कैम्प साइकिल से जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। एक लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का तो है कि उनको करना है, उनकी मनस्थिति पूरी तरह से वो तैयार हैं, उनके माता पिता उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको क्या सजेशन देंगे आप उन बच्चों के लिए? करो आप कि आप कर लोगे, पेरेंट्स अपने आप मान जाएंगे। आप प्रूफ करो। मेरे पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, मैंने प्रूफ किया। मैं 6 MTV चैम्पियन हूँ, ठीक है, मेरे परिवार नहीं माने। मोटिवेशन कहाँ से आया था? देखिए, जब आप कर्तव्य पथ पे होते हो ना, तो चीज़ें आपके पास अपने आप जुड़ती जाती हैं, लोग आपके पास अपने आप जुड़ते जाते हैं। और जो कहते हैं ना मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ट्रैक पे होते हो तो आपको जो 5 मिनट का जो संदीप माहेश्वरी का वीडियो वो काम नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन वहाँ पे आप जो मेरे को स्नेक बाइट किया था मेरे पैर में, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए पूरा टिश्यू डैमेज है। अभी जब एवरेस्ट गया था, किसी को कहीं सोशल मीडिया पर कोई खबर नहीं होगा कि मेरे को स्नेक बाइट किया। हालांकि सारे जर्नलिस्ट को पता था, मैंने मना कर रखा था कि किसी को कहीं से कोई खबर लीक नहीं होना चाहिए कि मेरे को सांप काटा है। मैंने सांप को मार के, हालांकि नहीं मारना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को कौन सा सांप काटा क्या पता। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं सांप को मार के रखा, लेके आया, 70 किलोमीटर बैक हुआ, इंजेक्शन लगवाया, फिर ऊपर क्लाइंबिंग शुरू किया, ठीक है। पैया नाम का एक जगह, वहाँ पे मेरे को स्नेक बाइट किया था। पूरा टिश्यू आपके सामने दिखा दे, पूरा टिश्यू खराब है, पूरा खराब है, ठीक है। मैंने नहीं, वो सांप ने तो छोटा सा बाइट किया था, मैंने पूरा फाड़ दिया था। आपने काट दिया ब्लड निकालने के लिए, और बांधने के बाद 70 किलोमीटर बैक आके इंजेक्शन लगवाया। तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ जाएंगी। मैंने बताया कि मेरे पास अटैक हुए, मेरे पास इतने स्ट्रगल, खाने पीने का बहुत, मैंने बताया पेट्रोल पंप में खाना मिल जाता है, लेकिन जहाँ पेट्रोल पंप नहीं है वहाँ पे भूखे रहना पड़ेगा। तो कोई रात ऐसी गुजरी जब भूखे रहे? बहुत रातें ऐसी गुजरी हैं जहाँ पे भूखे सोया हूँ। दिल्ली में आप इस्कॉन टेम्पल जो है, उधर मैं भूखे सोया हूँ, इस्कॉन टेम्पल के सामने भूखे सोया हूँ। बिकॉज इस्कॉन टेम्पल में रात के 11 बजे पहुँचा, खाना मिला नहीं, मेरे पास बनाने वाला सिस्टम ब्यूटन ख़त्म हो गया था, कुछ खाने का भी नहीं था। मैं रात को कैंपिंग किया, पूरा रात पेट दर्द किया, पानी पीते पीते सोया। कहीं कहीं पे तो ऐसा है, पैसा है तो फिर भी खाना नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं ऐसा है कि पैसा ही नहीं है, खाना सामने बहुत दिख रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशन आपको झेलनी पड़ेगी, ठंडी, गर्मी, बरसात। आप देख सकते हैं कितना संघर्ष है इस सब कामों में। अच्छा, आपके पूरे यात्रा की कोई सबसे अच्छी चीज़ जो हुई हो आपके यात्रा में?
सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी टीचर के सामने, मैं जिस दिन स्कूल पे गया था उस दिन इंट्रोवर्ट थे? एकदम से मैं कभी क्लास में खड़ा होकर कभी मैं छुपता था टीचर से, कहीं कुछ पूछ ना लें। मैं आता सब था लेकिन बता नहीं पाता था। और सेकेंड थिंग मैं बता दूँ भैया, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं तो इंग्लिश में बात नहीं कर पाता था। मैं अभी फराटेदार बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं खुल गया पूरी तरीके से, सबसे बड़ी बात तो ये रही। और दूसरी चीज़, जिस पथ पे मैं भटक रहा था वो पथ साफ हो चुका है कि मुझे करना क्या है, लक्ष्य साफ दिख चुका है कि मुझे आगे बनना क्या है। कभी मुझे ख्याल आता कभी इंजीनियर बनने का, कभी क्या बनने का, लेकिन अब लक्ष्य साफ दिख गया। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखता है, मछली की आँख। मछली की आँख, वही वाली कहानी है कि अब बस सामने अपना टारगेट है, उसको पूरा करते जाना है और इस फील्ड में आगे बढ़ते जाना है। और ऐसा नहीं है कि इसी फील्ड में, क्योंकि मैंने बोला कि एक टाइम तक एनर्जी जब तक है तभी तक आप इसमें सर्वाइव करोगे, उसके बाद आप डाउन हो जाओगे। इसलिए मैं पढ़ाई को साथ लेके चल रहा हूँ, उसका भी कुछ प्लानिंग है, आगे पढ़ाई को क्यों कंटिन्यू किया हूँ। तो बस यही है कि अब पीछे नहीं हटना है, करते रहना है। चलिए, आपकी उम्र बहुत है और आप बहुत आगे बढ़ें। आपको हमारे चैनल, हमारे ज़िले और देश राज्य की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।